नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो एज यू गाइज आर अवेयर कि हम लोग स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं और ये वाला जो क्रैश कोर्स है ये आने वाले यूपीएससी के सीएससी 2020 के मेंस एग्ज़ाम के लिए है, जो कि जनवरी के फर्स्ट हफ्ते में होने वाला है। सो यदि आप लोगों का यूपीएससी 2020 का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और आप मेंस एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं तो इस क्रैश कोर्स को ज़रूर देखिएगा। इसमें ऑलरेडी हम कई सारी वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। ऑल्सो यदि आप पुरानी वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका लिंक आपको आसानी से मिल जाएगा। जस्ट आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है रिगार्डिंग स्टडी आईक्यू यूपीएससी सीएससी मेंस क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट, आपको आसानी से इसको मिल जाएगा, राइट। सो इस वीडियो में विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मोर टाइम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी के सेट 2 के बारे में। इसमें हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है 2 टॉपिक्स के ऊपर। एक तो है बॉर्डर मैनेजमेंट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है जीएस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा टॉपिक रहने वाला है एक्सट्रीमिज़म स्लैश टेररिज्म, ठीक है। जो इसमें हम कह सकते हैं कट्टरपंथी या फिर आतंकवाद को लेके जो भी चीज़ें हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएस 3। दोनों से ही सवाल आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 3-4 साल के पैटर्न्स को अगर आप देखें तो बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर पूछा ही जाता है। सो इन 2 चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज़ को रिगार्डिंग दिस कोर्स और रिगार्डिंग एनी अदर थिंग आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और यदि आप यूपीएससी के आने वाले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2021 वाले एग्ज़ाम की, इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा जिसका नाम है पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है और ये कोर्स को आप मात्र 12 से 13 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, राइट। ऑल राइट, लेट अस बिगिन। एक ब्रीफ सा इंडेक्स है आपके सामने जिसमें हम कुल मिला के 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है ये बॉर्डर मैनेजमेंट का है और इसमें मैंने अपने टॉपिक को बेसिकली 4 हिस्सों में तोड़ दिया है। सबसे पहले हम इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की बात करेंगे, इंडो चाइना बॉर्डर की बात करेंगे, इंडो म्यांमार और इंडो नेपाल बॉर्डर की बात करेंगे। हम बेसिकली बात करेंगे कि इस हर बॉर्डर पे क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जो कि हम करंट डे में फेस करते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं सो दैट इन बॉर्डर पे जो इश्यूज़ हैं उनको हम डील कर सकें, राइट। उसके बाद हम एक ओवर आर्चिंग आपको बताएंगे कि बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इन जनरल क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ले चुकी है और उनके वो ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आप हर क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि दीज आर द वेरियस स्टेप्स विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन इन जनरल, ठीक है। उसके बाद अगले 3 टॉपिक्स हम जो कवर करेंगे ये होने वाले हैं एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म के साथ जुड़े हुए, जिसमें कि जो यूएपीए का अमेंडमेंट था उसको बात करेंगे, जो पिछले साल अमेंडमेंट आई थी, और एनआईए की अमेंडमेंट आई थी उसके बारे में भी बात करेंगे। दोनों को लेके अलग से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ जो भी यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुई हैं आपको मालूम होनी काफ़ी ज़रूरी हैं। बिकॉज होता क्या है कि सवाल इस तरीके से आता है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू टैकल टेररिज्म। तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि यूएपीए में अमेंडमेंट हुई है और अमेंडमेंट में क्या हुआ है वो आपको मालूम होना चाहिए ब्रीफली, 2-3 लाइन में आपको लिखना होगा। सिमिलरली एनआईए की अमेंडमेंट एक्ट में भी बिल्कुल सिमिलर चीज़ होने वाली है, राइट। और उसके बाद हम बात करेंगे इन जनरल टेररिज्म को लेके भारतीय सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। एंड देन फाइनली हम एक अलग टॉपिक को कवर करेंगे, लोन वुल्फ अटैक्स। मैं 2018-19 से इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन आया नहीं है। इस साल बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लोन वुल्फ अटैक्स के ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसका भी हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्यों होते हैं, थ्रेट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, एंड ये बढ़ क्यों रहे हैं, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। सो ये वाले 5 टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे कवर किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक नंबर 1। सबसे पहले बॉर्डर मैनेजमेंट में हम बात करेंगे साइनो इंडिया बॉर्डर इश्यूज़ के बारे में। सो साइनो इंडिया यानी कि इंडो चाइना बॉर्डर इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा लगभग पिछले 7 to 8 मंथ से लद्दाख में चल रहा है स्टैंड ऑफ, जहाँ पे इंडिया और चाइना की जो आर्मीज़ हैं दे आर
वहाँ पे विंटर स्टैंड ऑफ में जुड़ी हुई हैं। एंड इसमें गलवान वैली का क्लैश भी हुआ, राइट। इसमें कई सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई रेजोल्यूशन सामने नहीं आया है। सो साइनो इंडिया बॉर्डर इश्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो बॉर्डर डिस्प्यूट आता है। देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ पे चलता आया है हिस्टोरिकली। अक्साई चिन आपको मालूम है, ये वाला पार्ट है जहाँ पे काफ़ी लंबे समय से बॉर्डर डिस्प्यूट चलता आया है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पे अगेन काफ़ी लंबे समय से, जिसको कि चाइना शुरू से ही साउथ तिब्बत कहता आया है। देन वी हैव डोकलाम एज वेल, ठीक है। तो डोकलाम में जो 2017 में हुआ था वो अभी भी कहीं ना कुछ उसके हमें रिमेन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि चाइना डोकलाम में आज भी कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रही है। सो जब भी आपको सवाल आता है इंडो चाइना बॉर्डर के बारे में, आपको हमेशा ही शुरुआत में ये बताना है पहली चीज़ कि एक तो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, ठीक है, मतलब कि ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट है अक्साई चिन में, डोकलाम में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे। उसके बाद इश्यूज और आते हैं कि लार्ज स्केल स्मगलिंग होती है चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की और अदर कंज्यूमर गुड्स की फ्रॉम दी बॉर्डर एरियाज, ठीक है। उसके बाद एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट है। अब लद्दाख का देख लीजिए आप, टेरेन कितनी डिफिकल्ट है। उसके बाद डोकलाम का देख लीजिए, उसके बाद अरुणाचल में भी टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट है। सो क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा सर्वेलेंस करनी, उतनी ज़्यादा ट्रूप्स को तैनात करना उतना आसान नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इनएडिक्वेट है। उसके बाद मल्टीपल फोर्सेस है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आप एक तरीके से कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन को लेके है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को लेके हम प्रॉब्लम कह सकते हैं कि क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर को मैन करने के लिए मल्टीपल तरह की फोर्सेज हैं जो कि तैनात की गई हैं। एक तो आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है आईटीबीपी, फिर आपकी असम राइफल्स है, ये भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। लेकिन देन वी हैव स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो कि आर्मी को बिलोंग करती है। सो ये वाले केसेस में क्या होता है कि आपको ये समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली यानी कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली हो नहीं पाती, बिकॉज आईटीबीपी अगेन आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, राइट। सो ये मल्टीपल फोर्सेज का इशू काफ़ी बड़ा है। और फाइनली वी हैव चाइनाज वाटर बॉम्ब। ये भी आपको मालूम होगा, चाइना जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डैम्स बनाती आई है, जिसके चलते कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं चाइना की जो वाटर डिप्लोमेसी को लेके। माना जाता है कि किस तरीके से जितनी तेज़ी से वो डैम्स को बना रही है, सो ब्रह्मपुत्र के अधिकतर पानी के ऊपर जो कंट्रोल है वो चाइना का हो जाएगा, राइट। इसमें कई सारे बड़े बड़े डैम्स हैं जिनका आप जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें एक दो डैम्स का नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। जैंगमू डैम है, उसके बाद जियाक्सू डैम है, ठीक है। तो ये डैम्स का आप नाम भी ले सकते हैं जिनको कि तिब्बत में बनाया जा रहा है। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये सभी के सभी डैम्स जो हैं ये अरुणाचल के बॉर्डर के बहुत नज़दीक पड़ते हैं। सो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, राइट। सो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बतानी होंगी व्हेन एवर इट कम्स टू इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज़। अगर बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या क्या लिए हैं, तो स्टेप्स काफ़ी लंबे समय से लेते आए हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है धोला सदिया ब्रिज। ये आपको मालूम होगा, जिसका दूसरा नाम भूपेन हजारिका सेतु या फिर भूपेन हजारिका ब्रिज भी है, और ये असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है। ये वाली इमेज आप देख सकते हैं, ये उसी ब्रिज की इमेज यहाँ पे बनाई गई है, राइट। सो ये बेसिकली क्या है कि हम अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, सो दैट। और ये वाला ब्रिज ऐसा नहीं कि ये केवल और केवल सिविलियंस के लिए बनाया गया है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे जो आर्मी का आना जाना है वो भी काफ़ी आसान हो जाएगा, जो बॉर्डर एरियाज तक आर्मी का जाना है वो भी काफ़ी आसान हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को लेके जो भी 100 किलोमीटर ऑफ एलएसी के बीच में हो रही हैं, उनको फॉरेस्ट क्लियरेंस अब लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस के चलते जो उसमें कामकाज था वो काफ़ी ज़्यादा धीरे होता था। लेकिन अब इस चीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि आर्मी का यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है तो उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस की लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये इनफैक्ट रिसेंटली हुआ था जब पार्लियामेंट सेशन बैठा था हमारा, ड्यूरिंग द जो ब्रीफ पार्लियामेंट सेशन हुआ था, मॉनसून सेशन हुआ था, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कहा कि वी आर गोइंग टू डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स टू द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और देने वाले हैं, सो दैट वो जो है अपने कामकाज को और तेज़ी से कर सकें।
ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं अगर आप प्रैक्टिकली और ग्राउंड रियलिटी को देखें तो। ऑल्सो इंडिया ने यहाँ पे सहयोग किया है जापान के साथ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट। ये भी आपको मालूम होगा, जापान टू इन्वेस्ट अराउंड 13,000 करोड़ इन वेरियस प्रोजेक्ट्स इन इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सो जो चीज़ें भी हम नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में कर रहे हैं, अब इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं कि जो हमारा जैसे ये वाली जो सड़क थी जिसका नाम था DSDBO रोड, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, जो हमने बनाई, जिसको हमने इम्प्रूव किया इन द लद्दाख सेक्टर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो सब हम कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि BRO के द्वारा जो अटल टनल बनाया जा रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बन चुका है, सॉरी, क्योंकि वो टनल भी इफ़ेक्टिवली आर्मी के लिए ही बनाया गया है, बिकॉज वो लद्दाख को कनेक्ट करता है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उतना ही बेहतर है, क्योंकि उसके थ्रू हमारे बॉर्डर एरियाज़ के पास हमारी आर्मी को पहुँचना उतना ही आसान होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू इंडो चाइना बॉर्डर। अगर हम बात करें इंडो पाक बॉर्डर की, कुछ कुछ इश्यूज़ तो सिमिलर हैं, कुछ कुछ इश्यूज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल उसमें क्या था कि उसमें स्मगलिंग किस चीज़ की होती थी, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन इस चीज़ में स्मगलिंग किसकी होती है, ड्रग स्मगलिंग होती है। अगेन आपको मालूम होगा ड्रग स्मगलिंग के लिए यहाँ पे यू हैव समथिंग कॉल्ड एज द गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये तीनों कंट्रीज़ हैं जो कि फॉल करती हैं गोल्डन क्रिसेंट में, और जहाँ से मैक्सिमम ड्रग्स इंडिया में एंटर करते हैं। देन फेक करेंसी का भी प्रॉब्लम है। इवन आफ्टर डीमोनेटाइजेशन ये फेक करेंसी की प्रॉब्लम काबू में नहीं आई है। आर्म्स ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है। क्यों है? ऑब्वियसली कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको कुछ को पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, कुछ को कुछ और लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में कई सारे ऐसे स्लीपर सेल्स हैं जो कि एक्टिव हैं और आर्म्स ट्रैफिकिंग होती जा रही है। इस पूरे की पूरी चीज़ को एक और नाम भी दिया जाता है, और ये वाला नाम UPSC के कुछ 1-2 साल पहले पेपर में भी आया था। उसको कहा जाता है गन रनिंग, राइट। सो दिस इज़ गन रनिंग, जो कि आर्म्स ट्रैफिकिंग को भी कहा जाता है। सो ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी कॉमनली होती है। इसके अलावा ये चीज़ें तो हो गई वो वाली चीज़ें जो कि आप रिलेट कर सकते हैं चाइना बॉर्डर के साथ। इसके अलावा जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, अगेन जिस तरीके से हमने चाइना बॉर्डर में शुरुआत में कहा था कि यहाँ पे अक्साई चिन, अरुणाचल और डोकलाम का डिस्प्यूट है, वैसे ही यहाँ पे जो डिस्प्यूट है वो सबसे पहले तो कश्मीर का है और उसके बाद सर क्रीक का है। कश्मीर का आपको मालूम है कंप्लीटली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इलीगली ऑक्यूपाइड है, ठीक है। इवन गिलजिट बाल्टिस्तान का जो इशू है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। देन सर क्रीक का इशू भी है। सर क्रीक का इशू ये लाई करता है आपका नियर द गुजरात एरिया। तो गुजरात और कराची के पास जो सिंध के पास जो एरिया है वहाँ पे सर क्रीक का इशू आता है। इसके बाद रिवर वाटर शेयरिंग एट इंदस रिवर। तो इस चीज़ को लेके हालांकि ये एक बहुत पुरानी ट्रीटी है और इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि भारत को लगा है कि इंदस रिवर की वाटर शेयरिंग को लेकर भी कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी आपको बॉर्डर डिस्प्यूट बताना है तो एटलीस्ट आपको ये वाला पार्ट तो बताना ही बताना है। इसके बाद इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। आपको मालूम है कि इतने सारे ग्रुप्स हैं जिनको कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है जो कि इंडिया में एक्टिवली काम कर रहे हैं। इसके बाद डाइवर्स टेरेन, इसमें भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं डाइवर्स टेरेन का जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से है। देखिए इसको समझिए, जब भी आपको डाइवर्स टेरेन के बारे में बात करनी है ना, तो आप बड़े ही अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया का मैप है, ठीक है, और ये यहाँ पर आप इस तरीके से कुछ दिखाना चाह रहे हैं। अब इसमें क्या है, बहुत अच्छे तरीके से आप दिखा सकते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका हो गया जम्मू कश्मीर वाला, उसके बाद ये वाला पार्ट आपका हो गया पंजाब वाला, और ये वाला पार्ट आपका हो गया राजस्थान वाला। प्रॉब्लम क्या क्या आती है, हर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। डाइवर्स टेरेन में प्रॉब्लम्स दो आती हैं। एक तो आती है ज्योग्राफी की प्रॉब्लम, ठीक है, और दूसरा वेदर की प्रॉब्लम भी आती है। अब वो कैसे कैसे है, जम्मू कश्मीर में सर्दियों में बर्फ़बारी इतनी हो जाती है कि सर्विलेंस करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। पंजाब के केस में क्या है कि बारिश इतनी हो जाती है कि अगेन वहाँ पर जो है सर्वेलेंस करनी मुश्किल हो जाती है। और राजस्थान के केस में क्या है कि डेजर्ट इतना ज़्यादा है कि सर्वेलेंस करनी मुश्किल हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों अलग अलग बॉर्डर्स पे आपको अलग अलग तरह की जोग्राफिकल कंडीशंस मिलती हैं, जिसके चलते सर्वेलेंस करनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडो पाक के बॉर्डर में आती हैं। जब भी आपको कोई भी इस तरीके का आंसर लिखना है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मैप ज़रूर बनाइएगा
भले पूरा मैप ना बनाएं, लेकिन एटलीस्ट उतना मैप ज़रूर बनाना है दिखाने के लिए कि ये आपका इंडो पाक का बॉर्डर है और ये दिक्कतें आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमने लिया है दैट इज़ दी CIBMS, कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है इसका पूरा नाम, ठीक है। और ये CIBMS जो है ये कहीं ना कहीं भारत का इंस्पायर्ड है फ्रॉम द कंट्री ऑफ इज़राइल। सो इज़राइल से ये इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट है जिसको कि भारत ने अब लागू कर दिया गया है। CIBMS, आपको मालूम होगा इज़राइल के जो बॉर्डर्स हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है, वो पूरे मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स के चलते। सो CIBMS वहीं से इंस्पायर्ड है और इसके चलते एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब क्या है कि इंसान तो वहाँ पे तैनात हैं ही, जवान तो वहाँ पे तैनात हैं ही, लेकिन साथ ही में आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्ट फेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें इंक्लूड की गई हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन थिंग। उसके बाद थर्मल इमेजिंग हुआ, नाइट गॉगल्स हुआ, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है सो दैट आप पूरे टाइम पे बॉर्डर की रखवाली कर सकें। देन सेकेंड थिंग इज द इंडियन स्पेशल फोर्सेज यूनिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज इन JNK बाय ट्रेनिंग JNK पुलिस एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो ये भी एक स्टेप लिया गया है और ये रिसेंट सी बात है जब ये कदम उठाया गया था कि NSG के जो कमांडोज थे जिनको कि हम ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं, वो जम्मू कश्मीर में जाके जम्मू कश्मीर पुलिस के और बाकी के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं सो दैट वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्चेस स्मार्ट फेंसिंग ऑन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एंड इफेक्टिव डेटरेंस अगेंस्ट इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। सो ये जो स्मार्ट फेंसिंग का आइडिया है ये असल में सबसे पहले हमने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर लागू किया था। अब धीरे धीरे ये बाकी बॉर्डर्स पर भी लागू करने की बात चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर इश्यूज। देखिए जो चीज़ मैं आपको एक बताता हूँ थंब रूल, जो चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है ना उस साल, उसको लेके UPSC क्वेश्चन कम पूछती है। ये थोड़ा सा देखने में मिला है। अब इंडिया नेपाल के केस में क्या हुआ है कि इस साल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है बिकॉज ऑफ द एंटायर इशू, जो टेरिटरी वाला इशू हुआ, काला पानी लिपू लेक वाला वो सब जो इशू हुआ। सो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा हो सकता है कि शायद क्वेश्चन आने की संभावना कम है, बट आपको बेसिक तो मालूम ही होना चाहिए कि क्या क्या इश्यूज़ हैं जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे चलते आ रहे हैं। सो यहाँ पर ड्यू टू द एनहांस्ड एक्टिविटीज़ ऑफ ISI, एक्सट्रीमिज्म एंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ आर ऑन द राइज। आपको मालूम होगा ISI कई बहुत लंबे टाइम से, आज से नहीं लगभग 20-25 साल से नेपाल को एज अ प्रॉक्सी कंट्री यूज़ करती आई है कि वो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर काफ़ी सिक्योर है, वहाँ से एंट्री लेनी मुश्किल है, लेकिन इंडिया नेपाल का बॉर्डर उतना सिक्योर नहीं है क्योंकि इंडिया और नेपाल आपस में दोस्त हैं। सो ISI वहाँ पे जाती है और वहाँ से इंडिया में एंट्री लेती है और ये कहानी आज की नहीं है, बहुत पुरानी कहानी है। सो ये चीज़ हमेशा से ही एक कंसर्न रहा है इंडिया का कि ISI के कई सारे ऑपरेटिव्स नेपाल बॉर्डर से इंडिया में एंट्री ले लेते हैं। सेकेंड इज़ द फेयर ऑफ स्प्रेड ऑफ माओइस्ट इंसर्जेंसी। ये भी आपको मालूम होना ज़रूरी है कि जो माओइज़्म है उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है नेपाल में, जितना कि इतना इंडिया में नहीं है जितना कि नेपाल में है। सो ये हमेशा एक कंसर्न रहता है कि यूपी के कुछ एरियाज़ में, बिहार के कुछ एरियाज़ में माओइज़्म का इंसर्जेंसी हो सकता है जो कि प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। देन ईजी एस्केप एंड इलीगल एक्टिविटीज़, इसमें आपको क्या क्या लिखना है। देखिए ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ के केस में क्या क्या आता है, दो चीज़ें बहुत ही जो ज़्यादा होती हैं यहाँ पे, दैट इज़ ड्रग स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी तक हमने क्या देखा था, चाइना के केस में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। पाकिस्तान के केस में क्या था, ड्रग्स, करेंसी और आर्म्स। यहाँ पे क्या है, ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो महिलाएं हैं उनकी ट्रैफिकिंग और जो बच्चे हैं उनकी ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे होती है, स्पेशली प्रोस्टिट्यूशन के लिए, स्पेशली उनका बेचने और ख़रीदने के लिए होती है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद डिस्प्यूटेड बॉर्डर एट टाइम्स लीड्स टू लैंड ग्रैबिंग ऑन ईच साइड। ये वाली प्रॉब्लम जो कि हमें 2020 में देखने को मिली थी कि जो लैंड ग्रैबिंग की प्रॉब्लम हो रही है, वो 2020 में हमने देखा जब इंडिया ने एक सड़क बनाई थी कैलाश मानसरोवर के लिए, लेकिन नेपाल ने कहा कि इंडिया ने हमसे बिना पूछे ये सब कर लिया है एंड ऑल दैट। सो उसके बाद पूरा विवाद ये बढ़ता बढ़ता काफ़ी आगे बढ़ चुका था, जब नेपाल ने ये भी कहा कि कुछ कुछ एरियाज़ मैप दोबारा बनाया जाना चाहिए। और इनफैक्ट नेपाल ने नया मैप इशू भी कर दिया था जिसको वो UN लेके पहुंच चुके थे कि ये नया मैप है, ठीक है।
सो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना बड़ा इशू हुआ और इंडिया नेपाल के आपसी रिलेशंस भी ख़राब हुए, और इसके चलते हमारे आर्मी चीफ भी गए थे नेपाल को विजिट करने और वहाँ पे उन्होंने बातचीत भी की थी। इनफैक्ट हमारे आर्मी चीफ को ऑनररी रैंक भी दिया गया फॉर द नेपाल आर्मी चीफ, उनको ऑनर करने के लिए, राइट। खैर, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि यहाँ पे चल रहे हैं। इसमें थैंकफुली कोई बॉर्डर डिस्प्यूट एज सच नहीं है, लेकिन इस साल बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आया है जो कि लिपुलेख कालापानी वाला एरिया है, अब अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसको लेके गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा इंडिया नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो इसमें एक नया इंटेलिजेंस सेक्शन एस्टैब्लिश करने की बात करी गई है और ये एसएसबी दोनों बॉर्डर्स पर ही है, इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान दोनों बॉर्डर्स पर ही है। सो इसमें एक नया इंटेलिजेंस सेक्शन एस्टैब्लिश करने की बात करी गई है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ 1377 किलोमीटर ऑफ रोड्स अलॉन्ग द नेपाल बॉर्डर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ म्यूचुअल कंसर्न एंड डेवलपमेंटल एड टू नेपाल टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो एज आई टोल्ड यू, सबसे बड़ा इशू नेपाल का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, सो इसमें डेवलपमेंट एड भी दिया गया है नेपाल को। सो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि यहाँ पे जिनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये सब स्टेप्स लिए गए हैं। फाइनली बात करते हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर के बारे में। अब इसमें जो आपका ड्रग्स का कंसर्न पाकिस्तान की साइड था, उतना ही बड़ा ड्रग्स का कंसर्न आपका नॉर्थ ईस्टर्न की साइड भी है, क्योंकि अगर आप देखें जो ये वाला मैप यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये अगर आपका गोल्डन क्रिसेंट है तो ये असल में गोल्डन ट्रायंगल है, और जो गोल्डन ट्रायंगल में 3 कंट्रीज़ हैं उसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आती हैं। सो ड्रग ट्रैफिकिंग काफ़ी बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फ्री मूवमेंट रिजीम बनाई गई थी। देखिए, इंडिया म्यांमार आपस में अच्छे दोस्त हैं, इसके चलते फ्री मूवमेंट रिजीम बनाई गई थी, ये भी एक मुद्दा था। और मुद्दा ये भी था कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया में रहते हैं लेकिन अपना ओरिजिन बताते हैं कि हम म्यांमार से या फिर बर्मा से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली ऑन दी अदर साइड ऑल्सो कई सारे लोग बर्मा में ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि हमारा ओरिजिन इंडिया से है। सो इसके चलते FMR बनाई गई थी, फ्री मूवमेंट रिजीम। लेकिन आपको मालूम होगा कि इस एरिया में जो हमारा ये वाला एरिया है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट के मैप को बनाने की कोशिश करें, सो जो ये वाला एरिया है, इसको प्रॉपरली मैं बना नहीं पा रहा हूँ, कुछ अप्रॉक्सीमेट सा मैप बनाया है। सो जो ये वाला एरिया है आपका, यहाँ पर इस पूरे के पूरे पार्ट को कई सारे इंसर्जेंट्स भी एक्टिव हैं, कई सारी इंसर्जेंसी, कई सारी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि एक्टिव हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद आपका यूनाइटेड, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, वेस्ट एशियन आर्मी है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे एक्टिव हैं। सो इस केस में क्या है कि जो सहूलतें दी गई थी आसपास के नागरिकों के लिए, उन सहूलतों का बद इस्तेमाल किया जा रहा है इन कट्टरपंथी ग्रुप्स के द्वारा, जो कि बेसिकली अपने आप को एक या तो चाहते हैं कि हमारी अलग स्टेट बनाई जाए या फिर हमारा अलग कंट्री बनाई जाए, इस तरीके की डिमांड्स आती हैं। आपको मालूम भी होगा कि नागाज के साथ जो हमारी नेगोशिएशंस है वो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। सो फ्री मूवमेंट रिजीम हैज़ बीन मिसयूज्ड बाय द इन्फिल्ट्रेटर्स। उसके बाद वीक बॉर्डर्स, क्योंकि देयर इज़ प्रैक्टिकली नो फिजिकल बॉर्डर। ये भी प्रॉब्लम असल में ऐसा नहीं है कि मतलब कि बनाया नहीं है, बनाना मुश्किल बहुत है, क्योंकि वो वाला एरिया में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर फिजिकल बैरियर को खड़ा करना भी अपने आप में काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी घने फॉरेस्ट है वहाँ पर। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर वेरी वेरी पुअर एट मोरे एंड जोखावतार। ये जो 2 एरियाज़ हैं, ये वही 2 एरियाज़ हैं जहाँ से लोग बेसिकली आना जाना करते हैं एक दूसरे की कंट्रीज़ में। विदाउट वीज़ा आप जा सकते हैं। फ्री मूवमेंट रिजीम का मतलब ही ये है कि आपको कोई वीज़ा, कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आप जा सकते हैं, क्योंकि कई लोगों की ज़मीनें उस तरफ हैं, रहते उस तरफ हैं, इस तरीके से भी कामकाज होता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ काफ़ी कम है और इसी के चलते इस चीज़ का गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग भी कर लेते हैं। इसको लेके गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 न्यू ICPs आर सेट बाय द कैबिनेट टू एनकरेज इंडियाज एंगेजमेंट विद सार्क कंट्रीज अलॉन्ग विद थाईलैंड एंड म्यांमार। सो इसमें कुछ नई ICPs भी बनाने की बात चलाई गई है, राइट। सो दिस इज़ द मेजर स्टेप। इसके अलावा कोई और ख़ास कदम फ़िलहाल नहीं लिया गया है। हाँ, एक ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ द IMT हाईवे, जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे है, उसको हम लोग काफ़ी तेज़ी से उस पर काम कर रहे हैं, सो दैट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर बन सके और आना जाना और भी आसान हो सके, राइट। सो ये था आपके पर्टिकुलर कि बॉर्डर्स पे क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। अगर आपको इन जनरल क्वेश्चन आता है बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके, सो ये वाला आपको स्टेप्स लिखने ही लिखने हैं कि दीज आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है।
ये 4-5 स्टेप्स जो आपको मैं बताने वाला हूँ ये इन जनरल है, यानी कि आप हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADP टू मीट द स्पेशल डेवलपमेंटल नीड्स एंड द वेलबींग ऑफ द पीपल लिविंग इन एरिया सिचुएटेड नियर द इंटरनेशनल बाउंड्री। बहुत पुराना प्रोजेक्ट है BADP के नाम से। आपके सिलेबस में एज इट इज मेंशन्ड भी है कि BADP के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वाला काम, ये वाला जो कार्यक्रम है, ये वाली योजना है, ये काफ़ी लंबे समय पहले शुरू कर दी गई थी। इसके बाद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट BIM इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हेलीपैड्स, प्रमोशन ऑफ बॉर्डर टूरिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक तरीके से इसी का हिस्सा है। उसके बाद एक्सपीडाइटिंग फॉरेस्ट क्लियरेंसेज फॉर टेकिंग अप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स। हमने आपको बताया चाइना बॉर्डर पे किस तरीके से इंडिया ने आर्मी को क्लियरेंस दे दी है कि आपको आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए अगर वो 100 किलोमीटर ऑफ LAC के अंदर है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और एक और यहाँ पे बेसिकली कॉरपोरेशन है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने क्या किया कि जैसा कि आपको मालूम होगा बॉर्डर एरियाज़ में जो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं, टनल्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये सब BRO बनाती है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, सो NHIDCL ने कुछ प्रोजेक्ट्स इनसे ले लिए कि जी आपका हम काम करवा देंगे, आप ये वाला काम हमको सौंप दीजिए इन ऑर्डर टू एड्रेस द डिले इन द एग्जीक्यूशन। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टेप है जो कि लिया गया है इन ऑर्डर टू हम कह सकते हैं स्प्लिट द वर्क, ताकि काम जल्दी से हो सके। तो ये कुछ जनरल स्टेप्स हैं जो कि लिए गए हैं फॉर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट। इनको आप हर आंसर में मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है बात? इसके साथ हमारा बॉर्डर वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करेंगे टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म वाले टॉपिक के बारे में। ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। राज्यसभा पासेस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, न्यू चैप्टर ओपन्स इन इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस एक्ट को लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स बताए गए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट इज़ कि आपको मालूम होना चाहिए, इन केस आपको टेररिज्म को लेके कोई सवाल आता है तो बताना ही होगा कि UAPA में एक बहुत ही बड़ा संशोधन हुआ है, जिसके चलते अब ये एक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। सो रिसेंटली द UAPA अमेंडमेंट एक्ट 2019 वॉज पास इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आपको सिंपल सी बात बता दूं कि जो सबसे बड़ा बदलाव था वो क्या था। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को बदला गया, सबसे बड़ा बदलाव क्या था कि जो पुराना एक्ट था ना, उसमें आप केवल किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि एक समूह को एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसको कि आप एक आतंकवादी समूह घोषित कर सकते हैं। लेकिन जो UAPA का अमेंडमेंट आया था 2019 वाला, इसमें यह था कि आप एक सिंगल इंसान को भी, एक अकेले व्यक्ति को भी एक आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल को भी आप एक आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे बड़ा बदलाव था। इसके साथ और भी चीज़ें थी जिसमें कई सारी पावर्स बढ़ाई गई इन एजेंसीज़ की। सबसे पहले अप्रूवल फॉर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रायर अप्रूवल ऑफ द DG इज़ नाउ नॉट रिक्वायर्ड। जो DGP है, जो भी वहाँ पर एसोसिएटेड है उस केस के साथ, उसका प्रायर अप्रूवल अब आपको नहीं चाहिए। कहने का मतलब कि जिस भी स्टेट में केस चल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पहुँच चुकी है, NIA पहुँच चुकी है UAPA के तहत केस को जांच करने के लिए, और जिस स्टेट में वो गई है तो उस स्टेट के DGP की अब परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्टली वहाँ पे सीजर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकती है। expands the scope of terror entities. Now the government is empowered to designate even individuals as terrorists. और आपको मालूम होगा कई सारे इंडिविजुअल्स को इस साल 2020 में UAPA के तहत बुक भी किया गया। NIA is empowered to investigate the cases। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन की पावर NIA को अब दे दी गई है। उसके बाद एक कन्वेंशन थी, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, इसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। यानी कि जो भी जुर्म इसके तहत थे, उन जुर्मों के तहत भी इंडिया की NIA आपको बुक कर सकती है। सो पावर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी हैं UAPA के तहत। ये लॉ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं जो कि बताए गए हैं कि ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं। इट विल एम्पावर ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री टू ब्रांड एनी पर्सन एज अ टेररिस्ट विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। उसके बाद इट गोज अगेंस्ट द जुडिशियल प्रूडेंस इफ अ पर्सन इज लेबल्ड एज टेररिस्ट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ स्पीच एंड थॉट, rather it should be considered only if such speech gives rise to direct and imminent violence। तो ऐसे कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पे रेस किए गए हैं, बट एज आई टोल्ड यू सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। सो घबराइएगा मत, आपको तो केवल ये बताना है क्वेश्चन में कि UAPA पास कर दिया गया है अमेंडमेंट और उसके ये सब प्रावधान है। ठीक है,
सिमिलरली एनआईए का अमेंडमेंट एक्ट, अगेन इसमें भी क्या हुआ है कि इसमें भी जो स्कोप ऑफ ऑफेंसेस है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि एनआईए के एक्ट के तहत आपको किस किस जुर्म के लिए बुक किया जा सकता है। अब इसके अंदर आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बुक किया जा सकता है, उसके बाद आपको फेक करेंसी के लिए बुक किया जा सकता है, साइबर टेररिज्म के लिए बुक कर सकते हैं, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट यानी कि आप कोई बम वगैरह बना रहे हैं, कोई बम वगैरह का सामान प्रोक्योर कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी आपको बुक किया जा सकता है। इनफैक्ट स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन दिया गया है, सेशन कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। कुछ कुछ ऑफेंसेस जो कि एनआईए एक्ट के शेड्यूल में दिए गए हैं वहाँ पे सेशन कोर्ट्स ही स्पेशल कोर्ट्स की तरह एक्ट करेंगी, सो दैट उन केसेस को जल्दी से यहाँ से डिस्पोज ऑफ किया जाए। सो अमेंडेड एनआईए एक्ट विद पावर्स टू प्रोब अब्रॉड कम्स इनटू फोर्स। कई सारे और बदलाव भी किए गए हैं। इनफैक्ट एनआईए के एक्ट में क्या है कि पहले क्या था, बहुत सारी पावर्स डीएसपी रैंक के इंसान के पास होती थी। अब वही वाली पावर्स डीएसपी रैंक इंसान से लेकर के इंस्पेक्टर रैंक के इंसान को भी दे दी गई हैं कि जो पावर्स पहले डीएसपी रैंक इंसान के पास थी वो सभी चीज़ें अब एक इंस्पेक्टर रैंक इंसान भी कर सकता है। यानी कि जो चीज़ें पहले एक गेस्टेड ऑफिसर कर सकता था वो अब एक नॉन गेस्टेड ऑफिसर भी कर सकता है। सो स्कोप ऑफ ऑफेंसेस को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर ये भी किया गया है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो भी यहाँ पे केसेस की जांच कर सकते हैं। सो काफ़ी बदलाव किए गए हैं बेसिकली इन ऑर्डर टू क्लैंप डाउन ऑन टेररिज्म। ये 2 बड़े अमेंडमेंट एक्ट्स लाए गए थे। अगर आप इन जनरल बात करें कि टेररिज्म को लेके भारत सरकार ने क्या क्या किया है, सो ये जो सीसीआईटी को लेके कॉल फॉर अडॉप्शन है ये काफ़ी लंबे समय से होता आया है। कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म विच प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट टेररिज्म। इसके बाद मुंबई को पार्ट बनाया गया है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज़ ऑन टेरर फाइट का, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। And India is also now part of the global regime of FATF to counter the terror financing. FATF बहुत बार चर्चा में रही इस साल, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान को FATF की ग्रिल लिस्ट में फिर से रखा गया है और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी 4-5 बार हो चुका है कि पाकिस्तान FATF की ग्रिल लिस्ट में रखी गई है। बट ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि FATF का काफ़ी बड़ा योगदान है दुनिया भर में टेररिस्ट फाइनेंसिंग को काउंटर करने के लिए, कम करने के लिए। उसका विवरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। रोल ऑफ FATF इन कॉम्बैटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग। सो FATF क्या करती है कि कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रखती है कि पैसा किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। ये FATF ने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि पैसा किसी गलत इंसान के हाथ में ना चला जाए। इनफैक्ट FATF का काफ़ी बड़ा रोल है। इसमें क्या करता है कि ये कंट्रीज एबिलिटीज़ को इवैल्यूएट भी करता है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। अब यही चीज़ पे जो ये वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट के चलते इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, बिकॉज पाकिस्तान में स्टैंडर्ड्स बिल्कुल भी सही नहीं है। किस तरीके से पैसे का लेन देन हो रहा है उस चीज़ को लेकर पाकिस्तान सीरियस नहीं है। किस तरीके से उस पैसे को टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में भेजा जा रहा है, इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान सतर्क नहीं है। इसी के चलते FATF की ग्रिड लिस्ट में उसको रखा गया है। एंड इनफैक्ट असिस्टिंग जुरिस्डिक्शंस इन इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द UNSC रेजोल्यूशंस ऑन टेररिज्म। ये सभी चीज़ें करने में FATF काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इंडिया को इसका ग्लोबल रजीम का पार्ट अब बना दिया गया है, राइट। सो ये कुछ कदम हैं जो कि हमने इन जनरल लिए हैं। इसके अलावा इन पर्टिकुलर UAPA और NIA की अमेंडमेंट एक्ट भी हमने लेकर आए हैं जो कि टेररिज्म के को लेके हमारा काफ़ी बड़े कदम है। सो ये टॉपिक है टेररिज्म का। सवाल आपको जनरल सवाल आएगा टेररिज्म को लेके, ठीक है, तो डोंट वरी, पर्टिकुलर सवाल नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपको जनरल स्टेप्स बताए हैं कि क्या क्या हमने लिया है। लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं और ये टॉपिक पे मैं इस साल एक डेफिनेट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ द लोन वुल्फ अटैक्स टॉपिक। सो इस चीज़ में क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज इस चीज़ को लेके बच्चों को अक्सर आंसर लिखना नहीं आता कि हम किस तरीके से अप्रोच करें, किस तरीके से हम इसको लिखें। सो जो लोन वुल्फ अटैक का टॉपिक है इसको देखते हैं। दीज अटैक्स इन्वॉल्व थ्रेट और यूज़ ऑफ वायलेंस बाय अ सिंगल परपेट्रेटर, यानी कि जो अटैक करने वाला इंसान है लोन वुल्फ, यानी कि क्या हुआ कि एक अकेला इंसान, ठीक है, एक सिंगल परपेट्रेटर है और अ स्मॉल सेल यानी कि एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप ऑफ इंसान है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि काम कर रहे हैं, बहुत ही छोटा ग्रुप है, ठीक है। लोन वुल्फ अटैक एक्ट्स विदाउट एनी डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ एनी अदर ग्रुप और अदर इंडिविजुअल इन दी प्लानिंग, प्रेपरेशन एंड एग्जीक्यूशन। 3 चीज़ें होती हैं, पहले प्लानिंग होती है, फिर प्रेपरेशन होती है और फिर एग्जीक्यूशन होती है। लोन वुल्फ अटैक में जनरली इन तीनों स्टेजेस में एक ही इंसान होता है। अगर हम किसी बड़े अटैक की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम
26/11 वाले मुंबई अटैक की बात करते हैं तो प्लानिंग करने वाले कोई और लोग थे, प्रेपरेशन करने वाले कोई और लोग थे और एग्जीक्यूशन करने वाले कोई और लोग थे। प्लानिंग यानी कि हम किस तरीके से भारत में एंट्री करेंगे, कहाँ से एंट्री करेंगे, कहाँ पे अटैक करेंगे, ये करने वाले कोई और लोग थे। प्रेपरेशन करने वाले यानी कि क्या क्या हमें सामान चाहिए तो वो प्रोक्योर करने वाले कुछ और लोग थे। और लेकिन जिन लोगों ने सामान प्रोक्योर किया, क्या एग्जीक्यूशन उन्होंने ही आके करी? जी नहीं, एग्जीक्यूट करने वाले कोई और लोग थे। सो हर स्टेज पे अलग अलग तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन लोन वुल्फ के केस में ऐसा नहीं होता। एक इंसान का दिमाग घूमा, उसको लगा कि मुझे जाके आज लोगों पे गोलियां मारनी है, तो उसने क्या किया, एक बंदूक एक्वायर करी और विदाउट एनी प्रिपरेशन वो चला गया। अक्सर क्या होता है कि लोन वुल्फ के केस में प्रिपरेशन होती भी नहीं है, ठीक है, बस थोड़ी सी प्लानिंग हुई और डायरेक्टली एग्जीक्यूशन कि बस मैंने सोच लिया कि मैं आज जाऊंगा और इस सेंट्रल मार्केट में जाके मैं अंधाधुंध गोली चलाऊंगा, जितने लोग मर गए मर गए। तो ये होता है लोन वुल्फ अटैक और ये बहुत कॉमनली पेरिस में, यूके में आपको देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में लोन वुल्फ अटैक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते ये चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुकी है, राइट। और इसके पीछे काफ़ी बड़ा हाथ इंटरनेट का भी है, हम उसकी चर्चा भी अब यहाँ पे करने वाले हैं। रीजंस क्या है ऐसे लोन वुल्फ अटैक्स के बढ़ने के लिए? देखिए, इसमें क्या है, बहुत बड़ा रोल जो है इंटरनेट का और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ईज ऑफ रेडिकलाइजेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि प्रोलिफरेटिंग ऑनलाइन फोरम्स एंड सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वेयर हेट स्पीच एंड प्रो टेररिस्ट सेंटिमेंट फ्लरिशेस। सो ऐसे कई सारे मंच हैं जो ऑनलाइन माध्यम पे चल रहे हैं, ऑनलाइन फोरम्स पे चल रहे हैं, और ऐसे कई सारे सोशल मीडिया भी प्रोफाइल्स हैं जो कि इस चीज़ों के थॉट्स को फैला रही हैं, जिसके चलते हेट स्पीच और प्रो टेररिस्ट सेंटिमेंट्स और ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, जिससे कई सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो कई सारे लोगों को लगता है कि मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूं अगर मैं यहाँ पे जाके एक लोन वुल्फ अटैक कर दूं। उसके बाद इंक्रीजिंग एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल मूवमेंट एक्सप्लॉइटिंग द फेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड रिफ्यूजीज टू अंडरमाइन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। इसमें क्या है, देखिए, जो आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल थॉट्स है ना, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगेन ये चीज़ें, पहला और दूसरा पॉइंट काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड हैं। इंक्रीजिंग एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल मूवमेंट एक्सप्लॉइटिंग द फेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड रिफ्यूजीज टू अंडरमाइन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। क्योंकि अब इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा अटपटा है ये चीज़। कई सारी ऐसे संगठन खड़े हो रहे हैं, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो रहे हैं जो कि ये बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपके हित में काम नहीं कर रही, और कई सारे लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने विचारों को मिला लेते हैं, और तब जाके ये ऐसी चीज़ें करनी और ज़्यादा उनके लिए आसान हो जाती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ईज़ ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करें, बड़े अटैक्स को एग्जीक्यूट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, वहीं अगर आप देखें लोन अटैक्स को एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान है। एज आई टोल्ड यू, आपने क्या किया, आपने बंदूक उठाई या फिर आपने एक बम उठाया और किसी क्राउडेड प्लेस में जाके उसको फेंक दिया या फिर फायर करना शुरू कर दिया। सो ये है आपकी ईज़ ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसके चलते लोगों को लगता है कि इफ़ नॉट एनीथिंग एटलीस्ट मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। परपेट्रेटिंग मेंटल इलनेस, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। मेंटल इलनेस क्या है, अब कई सारे लोग दिमागी तौर पे कुछ मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं ड्यू टू वॉट एवर रीज़न, फाइनेंशियल हो या फिर उसमें हो सकता है कि उनको समाज के प्रति किसी तरह की ईर्ष्या हो, गुस्सा हो, और उस केस में जो मेंटल इलनेस है तो वो चीज़ उनके दिमाग में घर कर जाती है और उनको लगता है कि ये भड़ास निकालने का तरीका यही है कि जाके अंधाधुंध लोगों पे गोलियां चलाओ, ठीक है। एंड देन लैक्स गन कंट्रोल रिजीम। सो इसमें क्या है कि देखिए, हमने किस किस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया। एक तो आपका सोशल मीडिया हुआ, ठीक है, जो कि आपका सोसाइटी या कि टेक्नोलॉजी से आता है। उसके बाद आपका एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल मूवमेंट हुआ जो कि सोसाइटी से आता है। ईज़ ऑफ एग्जीक्यूशन जो कि एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है। देन परपेट्रेटिंग मेंटल इलनेस जो कि अगेन एक हेल्थ से जुड़ा हुआ चीज़ है। सो कई कई डायमेंशंस हैं जिसके आधार पे आप सोच सकते हैं कि क्यों ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। लैक्स गन कंट्रोल रिजीम, अब क्या है कि मान लीजिए कोई बड़ा अटैक होने वाला है, तो उस केस में जो अटैकर्स होंगे वो बड़ी भारी संख्या में गन्स को एक्वायर करेंगे, तब तो एडमिनिस्ट्रेशंस को पता लग जाता है, अथॉरिटीज़ को पता लग जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान एक गन को ले रहा है तो उसको ट्रैक करना, पता लगाना कि क्या ये इंसान मेंटल इलनेस से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा, वो काफ़ी मुश्किल है। सो इस केस में ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब इसका थ्रेट और चैलेंज क्या है? थ्रेट चैलेंज वही है कि हार्ड टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट, एज आई वाज टेलिंग यू, कि कोई सिंगल इंसान है जो कि मानसिक तनाव से गुजर रहा है, अगर वो एक गन आके खरीदता है, आपको पता कैसे चलेगा कि वो यहाँ पर अटैक करने वाला है? इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट एंड टू प्रिवेंट। हर्डल्स इन प्रोफाइलिंग एट आइडियोलॉजिकल लेवल, ये काफ़ी बड़ा इशू है और ये जो पॉइंट है इसके साथ जुड़ा हुआ है। हार्ड टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम इंटरनेट बैंटर,
आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, प्रो गवर्नमेंट लोग मिलेंगे, एंटी गवर्नमेंट लोग मिलेंगे और इनडिफरेंट लोग भी मिलेंगे। अब क्या है कि जो मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया जो कि एंटी गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग, उसमें कई सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, उस ग्रुप में कई सारे लोग हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट थॉट रखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि उस थॉट को बिहेवियर में या फिर एक्शन में भी बदल देते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि ये इंसान कल को जाके कुछ खराब करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंपली अपनी रैडिकल बिलीफ्स को एक्सप्रेस करते हैं या फिर अपने हॉलो थ्रेट्स यानी कि खाली थ्रेट्स देते हैं जिनके अंदर कुछ होते, खोखले थ्रेट्स देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसी में से जाके शायद अटैक भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट एक्टिविज्म को देख लीजिए। एनवायरनमेंट एक्टिविज्म में कुछ लोग ऐसे हैं कि जी हाँ बोलते हैं सरकार ऐसे कर रही है, सरकार गलत कर रही है, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जो कि उस चीज़ को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वहाँ पे जाके हो सकता है कि वो किसी ग्रुप ऑफ लोगों को अटैक कर दें, ठीक है। सो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है, ये अंतर बिठाना बहुत मुश्किल है कि कौन से लोग इसमें ऐसे हैं जो कि एक्चुअली हमलावर होंगे और कौन से लोग इसमें ऐसे हैं जो कि केवल अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। हाई पोटेंशियल डैमेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। आज की डेट में जो शहरों में आपको डेंस पॉपुलेशन वाले एरियाज काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, जिसके चलते ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि अब अगर कोई इंसान, मान लीजिए आप दिल्ली की किसी क्राउडेड मेट्रो स्टेशन पर हैं और उसके आसपास बाहर भी कितना रश होता है, अगर कोई इंसान ऐसा है जो वहाँ पे जाके अंधाधुंध गोली मारने लग जाए लोगों को, तो कम से कम वो 20-30 लोगों को मार सकता है, जो कि एक अपने आप में चैलेंज बन चुका है, राइट। सो ये जितना ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन एरियाज बढ़ते जा रहे हैं उतना बड़ा चैलेंज ये बनता जा रहा है। एंड ऑब्वियसली फेक न्यूज़ प्रोपिगेटेड थ्रू सोशल मीडिया। तो अगेन ये वाली चीज़, जो ये 2 पॉइंट्स हैं, इसके साथ आप ये भी जोड़ सकते हैं कि जितनी फेक न्यूज़ बढ़ती जा रही है, उस केस में अब कोई फेक न्यूज़ आ गई तो उससे कोई भी इंसान उत्तेजित होकर कोई गलत कदम उठा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ये कारण हैं जिसकी वजह से लोन वुल्फ अटैक्स का जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और ये बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। भारत में अभी उस स्तर पे, उस लेवल पे लोन वुल्फ अटैक्स नहीं होते हैं, लेकिन ये कभी भी शुरू हो सकते हैं और उसमें कई सारे इनोसेंट लोग हैं जो अपनी जान गंवा सकते हैं। आई एम एज्यूमिंग कि इस साल क्वेश्चन ज़रूर आएगा, बिकॉज यूरोप में जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए काफ़ी रेलेवेंट हैं, बिकॉज यूरोप भी काफ़ी अच्छी डेमोक्रेसीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, और इसीलिए ये चीज़ें हमारे लिए उतनी ही रेलेवेंट बन जाती हैं, राइट। नाउ इसी नोट पे इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपके मेंस की आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प हुई होगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।